नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ रीढ़ की हड्डी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लड़की उमा को देखने शंकर नाम का लड़का और उनके पिता आते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता कितने परेशान होते हैं और किस किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब लड़के के पिता और लड़का खुद आ चुका है, तो उन सब के साथ किस तरह से वार्तालाप होता है और क्या पाठ का निष्कर्ष निकलता है, क्या उमा का दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। बाबू गोपाल प्रसाद शंकर के पिता का नाम है। बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर लड़के का नाम। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, ऐसा लगता है कि वो दुनिया की ज्यादा चालाकी उन्हीं के अंदर है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती मतलब चालाक। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, मतलब खिसियाने वालों में से, ज्यादा मतलब जिसको नाक चढ़ाने वाला कहते हैं। आवाज पतली है और खिसियाट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। मतलब ये शब्द पर आप फोकस करना, झुकी कमर उसकी खासियत है। पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी है। वो बाहर से भी झुका हुआ है और अंदर से भी उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है। ये पाठ के अंदर निकलेगी। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए, इधर तशरीफ मतलब बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। अब देखिए लड़की के वाले क्या क्या करते हैं, अपने समान आयु के व्यक्ति की बेंत भी उठा रहे हैं। ये एक लड़की के पिता का दर्द है। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, खंखार कर, मतलब थोड़ा खांस करके नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहां आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। खासी मतलब ज्यादा। राम स्वरूप हैं। अब ये हैं जो शब्द आ रहा है, वो बार बार लड़की के पिता की मजबूरी भरी हंसी के लिए। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर प्रस्तुत होकर और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चलाया। वीकेंड आप जानते हैं कि फ्राइडे की शाम से लेकर के सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियां मिल जाती हैं। आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर रहा होगा। जी यही कोई 2 साल। साल 2 साल? तो शंकर हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, उन लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो वैसी वैसी भूख लगती थी। भला हमारी पाचन शक्ति कितनी अच्छी होती थी। राम स्वरूप कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई मतलब मलाई, बालाई मलाई। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेल लिया करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। तो ये पुराने जमाने की बातें बता रहे हैं दोनों समधी, जो बातें कर रहे हैं। समधी मतलब होने वाले समधी, अगर होंगे तो। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, मतलब थोड़े से खिसे आते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोश लिया आवाज में। और पढ़ाई का हाल यह था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूं, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये क्या है, कई लोग जो होते हैं
वो पुरातन से प्रेम इतना करते हैं, मतलब पुराने समय से, पुरानी बातों से, कि वो बस उसी को ही गुण गाते रहते हैं। तो रामस्वरूप जी, जी हाँ, ये तो है ही, हर बात में हाँ करनी पड़ रही है, लड़की का पिता है रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, जब्त करना, रोक पाना। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन है, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलती हो, अच्छा तो साफ बिजनेस की बात हो जाए। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरे पाठ में और पहली वीडियो में जो कलर किया था वो ऑरेंज टाइप का, मतलब सैफरन कलर था, लेकिन अब मैंने कलर यहाँ चेंज किया है। अब ये जितने पर्पल में आएगा वो गोपाल प्रसाद की मानसिकता को दिखाएगा। ध्यान देना, गोपाल प्रसाद की मानसिकता आपको इस कलर के बोर्ड से मिलेगी। क्या, देखिए, अब वो कह रहे हैं साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप, बिजनेस, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लिए, अब बिजनेस क्या है? मतलब शादी में जो दहेज लेना है वो बिजनेस है। तो लड़के जो गोपाल प्रसाद है वो शादी के बंधन को एक बिजनेस मानता है, दहेज को एक बिजनेस मानता है। उठते हैं गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, मतलब क्यों कष्ट ले रहे हैं आप हमें नाश्ता कराने के लिए, ये कह रहे हैं तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है। मतलब जब वो अंदर नाश्ता पानी लेने गए तो उन्होंने घर के हिसाब से उसकी हैसियत पता कर ली, क्योंकि अब उन्हें दहेज के बारे में बात करनी है। अब वो उन्होंने अपने बेटे से बोला आदमी अच्छा लग रहा है, मकान वकान से हैसियत भी अच्छी लग रही है, अब देखते लड़की कैसी। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है, खांस करके, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। अब देखिए यहां दोबारा आया कि उनके पिता खुद कह रहे हैं कि तुम कमर सीधी करो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, झुकी हुई है। रीढ़ की हड्डी नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मतलब तुम झुक करके बैठते हो, सीधे बैठो। और ऐसा मैं नहीं, तुम्हारे दोस्त भी कहते। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, चाय प्याली में डालते हो। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती, विदेशी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद है नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मतलब स्वाद। हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं, शंकर खंखार कर, खांस करके, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। अभी देखिए ये सारे स्टेटमेंट मैंने आपसे पहले ही कहा गोपाल प्रसाद के आएंगे और इसी कलर में बोर्ड लाएंगे। वो ये मानते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि वो खूबसूरती के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग है। और पहली बताई थी वो बिजनेस मानते हैं शादी को। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वे अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफी मतलब अनुसार अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। तस्त्री गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखिए इनकी बातों से स्पष्ट हो गया कि उस जमाने में ये टॉपिक नहीं उठता था सुंदरता का।
और अब देखिए जमाना इतना बदल गया कि लड़के का पिता ये कह रहा है कि सुंदरता पर टैक्स लगाना चाहिए। ये भी एक तरह से अव्यंग्य है। गोपाल प्रसाद, समोसा उठा दे, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब प्रस्तुत, आपका क्या ख्याल है शंकर, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप ये जानना चाह रहे थे शंकर से कि उनकी नज़रों में सुंदरता कितना मायना करती है, लेकिन गोपाल प्रसाद ने सीधी सीधी बात काट दी और ये कहा, ये संकेत दिया कि लड़की की खूबसूरती बहुत जरूरी है। ये तीसरी बात आ गई गोपाल प्रसाद का दृष्टिकोण, उनकी नज़र में लड़की को खूबसूरत होना चाहिए, भले ही क्रीम पाउडर लगा के हो। और उन्होंने ये कहा कि भले हम मान भी जाएं पर घर की औरतें नहीं मानती। जी हाँ, वह तो आप ही देख लीजिएगा, मतलब मेरी बेटी जब आएगी। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए, मतलब ये रिवाज ही समझिए, बस एक फॉर्मेलिटी। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जनपत्र तो मिल गया होगा। अब ये चौथी बात, सारे पॉइंट गोपाल प्रसाद, सारे पॉइंट गोपाल प्रसाद और इसी कलर में, मतलब वो ये जन्मपत्री पर विश्वास करते हैं, तो कहते हैं जन्मपत्री तो मिल गई होगी, जिसका नाम जायचा भी है। जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिल जाएगा, समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कान में भनक पड़ी है, ये तो गलत है ना? क्या ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। ये 5वां पॉइंट गोपाल प्रसाद का। वो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, मुझे पता चला है कि तुम्हारी लड़की कुछ पढ़ी लिखी है, ये सब गलत ही है ना। हमें मेहनत साथ तो रखनी ही नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी। अब इस स्टेटमेंट से ये देखिए, शंकर की बात में हाँ करना मतलब खुद का कोई विवेक ना होना, खुद का कोई निर्णय ना होना, ये दिखाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये प्रतीकात्मक है, ध्यान दीजिएगा। रीढ़ की हड्डी ना होना, खुद का विवेक ना होना, खुद का स्वाभिमान ना होना, खुद का आत्मसम्मान ना होना, दूसरों के इशारे के अनुसार से चलना। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनके बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अब यहां पर वो तर्क देते हैं कि लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये उनका देखिए अगला दृष्टिकोण है। क्या कहते हैं वो? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। अब देखो उन्होंने क्या तर्क दिया, मतलब उनका दृष्टिकोण है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। रामस्वरूप, जी हाँ। अब उन्होंने, भाई लड़की के पिता हैं, उन्हें शादी करनी है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, व्यथा है। हाँ हाँ, मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी उन्हीं चीजों में से एक है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़कियां पढ़ें, और वो ये देख करके देखने आए लड़की को कि उन्हें ये झूठ बताया गया था कि लड़की ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। गोपाल प्रसाद से, आप बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं।
हैं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, और जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। जी लड़की के पिता बोल रहे हैं। लड़के का पिता, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। अब यहां पर उमा आ गई। तो अभी तक जो बच्चे स्पष्ट हुआ, पहले लड़के के पिता के आने से पहले वो कैसे तैयारियां करते हैं, फिर लड़का लड़के के पिता आते हैं तो किस तरह से उनमें वार्तालाप होता है, और वार्तालाप के माध्यम जो उमा के होने वाले ससुर हैं उनका दृष्टिकोण हमें नजर आता है, जो कि आज के ज़माने में कहीं भी सही नहीं है, किसी दृष्टिकोण से सही नहीं है। अब उमा आती है ट्रे को लेकर के। अब यहाँ पर हमें उमा का दृष्टिकोण पता चलेगा। सादगी के कपड़े पहने हुए हैं उमा ने, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छुपाकर उसे ताक रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहू हम कैसी ले रहे हैं। राम सर, हाँ यही है, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है, तस्तरी मतलब प्लेट। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, मतलब उन्हें ट्रे देने में यह दिख जाता है कि लड़की ने चश्मा लगाया हुआ है। अब वो आश्चर्यचकित, चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब उन्हें चश्मा भी पसंद नहीं है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब पहले बताया था ना आपको कि ज्यादा पढ़ाई लिखी नहीं है। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, माँ बैठ जाओ बेटा। उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल वाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, मतलब सुंदर है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। अब देखिए किस तरह से लड़की का इंटरव्यू हो रहा है, मतलब शादी के लिए आ रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह से सामान को खरीदते हैं उस तरीके से बिल्कुल जांच पड़ताल की जा रही है। वो तो चाल में तो कोई खराबी नहीं, ठीक है, चेहरा भी ठीक है। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी ये सब बजाना सीखती है। उनके पिता ने बोला, सुनाओ तो उमा, एक आध गीत जरा सुनाओ सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती हैं और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती हैं। मतलब गाते गाते वो शंकर को देखती है और उसको पहचान जाती है, इसलिए एकदम रुक जाती है। उनके पिता बोलते, क्यों, क्या हुआ बेटा? गानों को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और ठहरो बेटी। उमा बैठो। गोपाल प्रसाद, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? अब देखिए, पहले माता पिता को देखा, घर को देखा, बिजनेस माना, शर्त रखी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, चाल वाल देखी, चेहरा देखा, गाना बजाना देखा, अब पूछना पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताने ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। अब लड़की का पिता क्या है, शादी के लिए अपने बेटी की जितनी तारीफ कर सकता वो करता है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? अब तो रुक ही नहीं रहे वो, इतनी जांच पड़ताल। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते। अब आप समझिए कि लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होती है जब उस पर प्रश्नों के प्रश्न, उसके कौशल पर कौशल जब उसके जांच की जाते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि बोलो, लेकिन उमा चुप उसी तरह गर्दन उठाए क्योंकि उसको क्रोध आ रहा है अंदर ही अंदर। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं, बेचैन।
कि ऐसा ना हो कि कहीं रिश्ता टूट जाए। और रामस्वरूप शक पकाते हैं। गोपाल प्रसाद इसलिए अधीर हैं कि ये चुप क्यों हुई, कोई बात तो नहीं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकिए, जरा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब इतनी बेचैनी के बाद और इतने प्रश्नों के बाद उसका गुस्सा फूट जाता है उमा का। अब ये जितने हरी रंग में मैंने बोल्ड किए हैं उससे आपको उमा का व्यक्तित्व और उमा का चरित्र आपको पता चलेगा, उसका दृष्टिकोण पता चलेगा। और आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि एक शादी होने वाली लड़की के मन में कितने कष्ट और दुख होते हैं और वो किस तरीके से इस व्यथा को शंकर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए प्रयोग करेगी। देखिए जब उससे कहते कुछ बोलो तो हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्योंकि अब उसे डर तो है नहीं कि रिश्ता होगा या नहीं होगा। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है ना तब दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं। लेकिन हम स्त्रियों की स्थिति इससे ज्यादा बुरी है। हमें खरीदार को दिखाया भी जाता है और हमसे पूछा भी जाता है, मतलब हमारी स्थिति बेजान चीजों से भी ज्यादा बुरी है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, मतलब उन्हें लगता है कि उमा इतना बोलने लगी एकदम, और उन्हें सारा अपना प्लान फेल होता हुआ दिखा। चौंक जाते हैं। अब उमा चुप नहीं होती क्योंकि उसका सब्र टूट चुका है। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या हम बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल करके ले जाता है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गुस्से में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने साहिबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था और वहां से क्यों भगाया गया था इसे। मतलब उसने पोल खोल दी कि तुम्हारा जो लड़का है वो कितना गिरा हुआ है, और मेरे लिए इतनी जांच पड़ताल। शंकर बाबूजी चलिए चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप, क्योंकि अब उसका भंडा फूट गया। उसने कहा था उमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उमा ने खुल करके बोला हाँ कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह से तांग झांक करके कायरता दिखाई है। कायरता डरपोक। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे वहां से। मतलब तुम्हारा लड़का चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। रामस्वरूप उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, दगा धोखा। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। अब ये भी गोपाल प्रसाद का दृष्टिकोण फिर से आपको स्पष्ट हो गया। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूं। बैंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, ओफो गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उमा जी हाँ जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता कर लगाइएगा कि आपके लाड़ले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन अब यहां रीढ़ की हड्डी का अर्थ वही है कि उसका कोई आत्मसम्मान है कि नहीं, स्वाभिमान है कि नहीं, उसका अपना विवेक है कि नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, मजबूरी का गुस्सा है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। और उनके लड़के के रुलासापन, मतलब रुआसापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको धक्का लगता है कि सारा प्लान चौपट हो गया। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आ जाती है वो। उमा रो रही है, प्रेमा ने बोला। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है।
रतन बोलता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको लड़की के पिता का कष्ट अनुभव हुआ होगा। लड़के के पिता जो कि लड़की को देखने आते हैं तो किस प्रकार से शोषण करने की सोचते हैं या किस प्रकार से बार बार प्रश्नों से जांच पड़ताल से एक लड़की के मन को चोट पहुंचाते हैं। और तीसरा, लड़कियों के मन में किस तरह की बेबसी होती है और इतनी बेबसी होती है कि अंत में उनका धैर्य टूट जाता है और वो स्पष्ट रूप से सब कुछ बोल देती हैं। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस कहानी और एकांकी को पढ़ने के बाद आप अपना एक दृष्टिकोण बनाइए इस पाठ के प्रति कि दहेज प्रथा या आज के ज़माने में समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, उन समाज की बुराइयों को आप किस किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, शादी के प्रति पुराना दृष्टिकोण क्या है और क्या लड़कियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और शादी के लिए किस तरह से झूठ बोले जाते हैं। तो इन सारे विचारों पर, इन सारे प्रश्नों पर अपना विचार करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।